हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बारे में और उसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे EA-18G ग्राउलर को और डिटेल में जानेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है और इसका रोल क्या है। तो आप कितनी भी अच्छी मिसाइल डेवलप कर लें, कितना भी अच्छा एयरक्राफ्ट डेवलप कर लें, लेकिन आप उस मिसाइल को तभी गाइड कर सकते हो अपने टारगेट की तरफ जब आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन हो टारगेट की लोकेशन की, और वो आपको प्रोवाइड कराते हैं रेडार्स। साथ ही साथ जो आपके ग्राउंड स्टेशंस होते हैं वो बेहतरीन तरीके से तब वर्क कर पाएंगे जब उनमें कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, यानी कि डिफरेंट लोकेशंस में भी उन्हें रेडियो के कांटेक्ट में रहना पड़ता है। तो कुल मिला जुलाकर अगर हम ये कहें कि आजकल के वॉरफेयर को जो कम्युनिकेशंस है और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है वही ड्राइव करते हैं, और ये जो सारा खेल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में खेला जाता है। तो अगर आप में एबिलिटी है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ छेड़खानी करने की, यानी कि सिग्नल्स को जैम करने की, रेडियोस को जैम करने की, तो आप अपने एनिमीज़ को पैरालाइज कर सकते हैं। ना उनके पास सुनने के लिए कान होंगे, ना देखने के लिए आँखें, और उस मौके का फ़ायदा बड़ी आसानी से उठाया जा सकता है, भले ही आपके इक्विपमेंट थोड़े से इन्फीरियर हों तब भी। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एरिया है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम बेसिक जैमिंग को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि जो आपका रिसीविंग एंड पे सिग्नल रिसीव कर रहा है वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी जाने वाली है उस फ्रीक्वेंसी को मैच करते हुए और सेम मॉड्यूलेशन को मैच करते हुए अगर हम सिग्नल टू नॉइस रेशियो के साथ छेड़खानी करें तो जो से एक्चुअल सिग्नल मिलने हैं वो मिलेंगे नहीं, और इस तरीके से हम जो सिग्नल रिसीव होने वाले हैं उन्हें जैम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के 3 सब डिवीज़न होते हैं मेनली। पहला इलेक्ट्रॉनिक अटैक होता है जिसमें आपकी मेनली सिग्नल जैमिंग होती है और एंटी रेडिएशन मिसाइल को यूज़ करते हुए सिग्नल सोर्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग होती है उसके अगेंस्ट में इसको वर्क कराया जाता है और जैमिंग से बचा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर भी कहा जाता है। तो ये जो तीसरा है वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट, जिसमें आपका सिग्नल इंटेलिजेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस हो गया, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस हो गया और फॉरेन इंस्ट्रूमेंटेशन सिग्नल्स इंटेलिजेंस हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट है ये मेनली इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि आगे मिशन को प्लान करने में सपोर्ट करते हैं। तो ये तो आपका बेसिक हो गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का। अब आगे बढ़ते हैं EA-18G ग्राउलर पे। तो ये जो EA-18G ग्राउलर है ये मेनली वर्क करता है ALQ-99 हाई एंड लो बैंड टैक्टिकल जैमिंग पॉड्स पे। ऐसे 3 पॉड ये कैरी करता है जिसमें 2 आपके अंडर विंग होते हैं, एक आपका अंडर फ्यूसलाज होता है। विंग टिप पे इसके वाइड बैंड रिसीवर्स होते हैं जो कि AN/ALQ-218 हैं। बाकी हार्ड पॉइंट पे ये मेनली AGM-88 हार्म मिसाइल को कैरी करता है जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अदरवाइज ये साइड वाइंडर और AMRAAM दोनों कैरी कर सकता है। एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये 90% से भी ज़्यादा सिमिलर है FA-18 सुपर हॉर्नेट से। बाकी ये हमेशा ट्विन सीटर होते हैं जिसमें पीछे आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर बैठता है। बाकी परफॉर्मेंस नंबर की बात करें तो वो सिमिलर है FA-18 सुपर हॉर्नेट से, जिसमें इंजन आपके वही जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन है। 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करते हैं। ऐसे 2 इंजन है, काफ़ी इकोनॉमिकल और रिलायबल इंजन माना जाता है इन्हें। वहीं पर अगर कॉम्बैट रेंज की बात कर ले तो इंटरडिक्शन मिशंस के लिए 722 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज दे देता है। सर्विस सीलिंग 50,000 फीट की है और जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो 1 के आसपास का है। तो ये जो EA-18G ग्राउलर्स हैं ये कोई गन कैरी नहीं करते हैं, और जो इनका मिशन कंप्यूटर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है जो कि आपका FA-18 सुपर हॉर्नेट में यूज़ होता है। बाकी जो इसका रेडार है वो सेम AESA रेडार है APG-79 जो कि आपका सुपर हॉर्नेट यूज़ करता है। इन सब के बारे में अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो US नेवी इलेक्ट्रॉनिक अटैक के जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत पहले से यूज़ कर रही है। पहले उनके पास थे नॉर्थरॉप ग्रमन के EA-6B प्राउलर्स जिनको 2019 में ही रिटायर किया गया है। ये थोड़े स्लो एयरक्राफ्ट थे और 4 का क्रू कैरी करते थे। बाकी जैमर्स की बात करें तो ये सेम जैमर्स यूज़ करते हैं जो कि आपका ग्राउलर्स में यूज़ हो रहा है, यानी कि AN/ALQ-99। ऐसे ये टोटल 5 जैमर्स कैरी कर सकते थे और टोटल 4 क्रू लगते थे आपको इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए। वहीं पर ग्राउलर में ऑटोमेशन और कंप्यूटर काफ़ी एडवांस हो गए हैं, तो इसीलिए आपका एक ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर लगता है जो कि पीछे बैठता है और वो इन 3 अफसरों का काम अकेले करता है।
बाकी जो प्रॉलर थे वो थोड़ा स्लो एयरक्राफ्ट भी थे, उनका थ्रस्ट टू वेट रेशियो भी बहुत बेकार था, अराउंड 0.34 के आसपास का था। तो वो कैपेबल नहीं थे जो मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनके साथ कोप अप करने के लिए। वेराज जो आपका ग्राउलर है वो ऑलमोस्ट सेम एयरक्राफ्ट है जो कि आपका सुपर हॉर्नेट है, तो उसमें ये कोई इशू नहीं है। बाकी सामने आपके एक चार्ट है जिसमें ग्राउलर्स को और प्राउलर्स को दोनों को कंपेयर किया गया है, साइज डिफरेंसेस भी दोनों कंपेयर किए गए हैं और परफॉर्मेंस डिफरेंसेस को भी कंपेयर किया गया है। आप ध्यान से पॉज करके देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं ग्राउलर के IFF सिस्टम पे, यानी कि आइडेंटिफिकेशन फ्रंट और फोर सिस्टम पे, जिसे AN/APX 111 कहते हैं। इसे BAE सिस्टम बनाता है। तो जैसा कि आपके सामने पिक्चर है, आप नोज पर देख सकते हैं ये सिस्टम लगा हुआ है। टोटल 5 एंटीना जो हैं इसके वो पूरे एयरक्राफ्ट के चारों तरफ लगे हुए हैं और टोटल एयर स्पेस कवरेज प्रोवाइड कराते हैं। तो ये काफ़ी रिलायबल सिस्टम है। इसका जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर है वो करीबन 2500 घंटे का है और इसका जो एरर डिटेक्शन प्रोबेबिलिटी है वो 97% की है। रेंज की बात करें तो ये करीबन 185 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है और मैक्सिमम ये 32 टारगेट को एक बार में पहचान सकता है। बाकी अगर अभी लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंटीग्रेट करने की बात हो रही है, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो जो कॉकपिट है वो ग्लास कॉकपिट है जिसमें आपके मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस कई सारे लगे हुए हैं, लेकिन जो पीछे आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर बैठता है उसके लिए स्पेशल 5x5 इंच का डिस्प्ले लगा हुआ है। तो इसे आप क्लियरली देख सकते हैं फोटोग्राफ में। इसे हनीवेल प्रोवाइड कराती है। बाकी जो ये कॉकपिट है ये होटास इनेबल्ड है, यानी कि हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक इनेबल्ड है। साथ ही साथ इसमें हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम भी लगा है जिसे रॉकवेल कॉलिंस और इजराइल की एल्बिट सिस्टम ने मिलकर बनाया है। तो क्लोज रेंज में ये जो सिस्टम है इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। साथ ही साथ इसमें एक टैबलेट को भी इंटीग्रेट किया गया है जो कि विंडोज़ बेस्ड टैबलेट है, जो कि एक एक्स्ट्रा डिस्प्ले और फंक्शनिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराती है पीछे बैठने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर को। बाकी जैमर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसमें आपके AN/ALQ-99 रडार जैमर्स लगते हैं, टोटल 3 लगाए जा सकते हैं। विंग टिप पे आपके रिसीवर्स लगते हैं जो कि AN/ALQ-218 हैं। वहीं पर जो गन बे है जहां पर पहले गन लगती थी वहां पर लगाया गया है AN/ALQ-227 कम्युनिकेशन काउंटर मेजर्स सिस्टम को। तो एक ग्राउलर में आपके 3 ALQ-99 जैमर्स लगते हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये जो ALQ-99 है इनका मैक्सिमम पावर आउटपुट 10.8 किलोवाट का था पुराने वर्जन में, नए वाले में 6.8 किलोवाट का हो गया है, जो कि ये खुद ही प्रोड्यूस करते हैं रैम एयर टरबाइन को यूज़ करते हुए। तो आगे चल के इन जैमर्स को अपग्रेड करने वाले हैं ये लोग, जिसे AN/ALQ-249 कहते हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन जैमर्स होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे। जो आपके एनिमी के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है उनके रडार्स को पूरी तरीके से जैम करने के लिए सक्षम होंगे, जो कि इनेबल करेगा इसके साथ में फ्लाई करते हुए एयरक्राफ्ट को अपने ऑपरेशन को पूरी तरीके से परफॉर्म करने के लिए बिना किसी ग्राउंड थ्रेट के। तो ये जो नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं उनको भी स्टेल्थ वाले फ़ायदे प्रोवाइड कराएगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा जिसको हम बाद में कभी पोस्ट करेंगे। तो अभी तक के लिए हमने जो समझा वो ये समझा कि ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये पूरी तरीके से कैपेबल हैं सामने वाले एयरक्राफ्ट को पैरालाइज करने के लिए, और इसके साथ जो फ्रेंडली एयरक्राफ्ट जा रहा है अगर वो इन्फीरियर भी है तो उसे वो एक एडवांटेज प्रोवाइड कराते हैं एनिमी एयरक्राफ्ट पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं मॉडर्न सिनेरियो में। साथ ही साथ जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस है उसके रोल में ये बहुत अच्छे से बैठते हैं। तो इसके प्रोक्योरमेंट पे विचार होना चाहिए। इसके जो नेक्स्ट जनरेशन जैमर्स आ रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होंगे, तो अपग्रेड की जो गुंजाइश है वो काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ इन एयरक्राफ्ट की वजह से आप थोड़े से इन्फीरियर एयरक्राफ्ट के साथ भी एक अच्छा एडवांटेज पा सकते हैं। साथ ही साथ जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस के रोल है उनको भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करने में सक्षम है। ये अपनी AGM-88 हार्म मिसाइल को यूज़ करते हुए जो एनिमी की सैम साइड से उनको डिस्ट्रॉय इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो ये जो इंटरडिक्शन रोल्स हैं उनके लिए एयरक्राफ्ट काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। बाकी जो इनमें इंजन लगे हुए हैं वो GE के 414 हैं। तो हमारे जो फ्यूचर एयरक्राफ्ट हैं वो सारे सेम इंजन पे रिलाय करेंगे, तो एक सिमिलर इकोसिस्टम भी हो जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स को ये चीज़ कंसीडर करनी चाहिए, ये हम कई बार बोल चुके हैं, क्योंकि जो जैमर्स हैं वो आपके हर एयरक्राफ्ट में नहीं लग पाते हैं।
एक एयरक्राफ्ट जैमिंग रोल अगर परफॉर्म कर रहा है तो आपके बाकी एयरक्राफ्ट अपने और भी जो पेलोड है उनको कैरी करते हुए अपने मिशंस को बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्मॉल नंबर में इन एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड कराएगा इंडियन एयरफोर्स को। तो इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।